नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया ना? तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का टॉपिक सिखाने वाली हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम लोग EMR कहते हैं। तो बच्चों, अब इसका मीनिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं बहुत प्रिसाइसली वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारी की सारी मीनिंग समझ में भी आ जाए और ज़्यादा आपको लेंथी भी ना लगे। तो आइए देखते हैं कि वीडियो में क्या है, और प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, सो दैट आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो, स्किप मत करना। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका मतलब क्या है। देखो बच्चा, हमें इतना तो पता है, ठीक है, कि जैसे एटम होता है, ओके। अब एटम में बीच में हुआ न्यूक्लियस, ओके फाइन, ओके। बोर जी ने क्या बताया था, अगर हम स्टार्टिंग देखें, थोड़ा बहुत पता भी होगा कि जो एटम का स्ट्रक्चर था वो बताया था सबसे पहले थॉमसन जी ने, ठीक है। खैर वो तो बहुत थ्योरेटिकल था तो इसके लिए रिजेक्ट हो गया। फिर रदरफोर्ड जी आए थे, उन्होंने बताया, उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो एटम के ऑर्बिट पे घूमता रहता है, ओके। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना घूमेगा, एनर्जी वगैरह, तो इसके हिसाब से वो उनका ड्रॉबैक था, ओके। अब उस चीज़ को ठीक करने आए थे बोहर जी, है ना, कहानी तो ऐसी आती है ना। और बोहर जी ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो ऑर्बिट पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ओके, मतलब घूमता है, ओके। अब देखो बेटा, अब सिंपल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर किसी भी पॉइंट से जब कोई भी चीज़ रोटेट करेगी, रिवॉल्व करेगी या मूवमेंट करेगी, ओके, तो उसका हर बार वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों? देखो, बहुत सिंपल सी बात, अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की तरफ अपन जा रहे हैं, समझो कि हम लोग सेम वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बी से हम लोग सी की तरफ आएंगे बेटा, तो देखो क्या हुआ, टर्न हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, तो आप सीधी बात है बी की तरफ ब्रेक लगाओगे, स्पीड कम करोगे, फिर आप एक अलग स्पीड से, ठीक है, बी से सी की तरफ आओगे। समझो कि हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, ये बी से सी। बट ये जो पॉइंट है, ये जो हमने पॉइंट किया, ठीक है, यहाँ पे तो स्पीड कम करनी पड़ गई। अच्छा, अब सी से अगर आप यहाँ की तरफ जा रहे हो, ठीक है, डी की तरफ, अगेन डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज होगी। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती जाती है। नाउ वी नो कि एक सर्कल जो है, ओके, लाइक अभी हम सर्कल कंसिडर कर रहे हैं, एक सर्कल जो है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनता है, हाँ कि ना? बात समझ आई? ठीक है, तो जब इतने सारे पॉइंट से मिलके सर्कल बनेगा तो देखा जाए तो हर एक पॉइंट पे जो होगी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट की, है ना? बात समझ आई? देखो, बहुत इजी है, सिर्फ सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। मैं क्या कह रही हूँ बेटा आपको, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि देखो, बी पॉइंट पे जैसे ही आया, ए से लेकर बी तक की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई। फिर सी से डी की तरफ में डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है, यूं करके यूं गया तो वेलोसिटी चेंज हुई। तो इसका मतलब ये है, इफ डायरेक्शन चेंजेस, ओके, इफ डायरेक्शन चेंजेस बट ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस, ओके, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो नाउ वी नो कि सर्कल जो होता है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है, लाइक सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, देखा जाए तो बचपन की बात है। तो अब आप सोचो कि हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एज पर द बोहर मॉडल, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा। वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी विथ रेस्पेक्ट टू सम टाइम, ओके। अब थोड़ी फिजिक्स की यहाँ पे और बात कर लेते हैं। तो बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, ठीक है, मोशन वाली बॉडी को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द एक्सेलरेटेड बॉडी। कैसी बॉडी होती है बेटा, वो एक्सेलरेटेड बॉडी। और याद करना, एक्सेलरेटेड बॉडी हमेशा कैसी होती है, चार्ज्ड बॉडी होती है। कैसी होती है बेटा, चार्ज्ड बॉडी होती है। चार्ज बॉडी, इसका मतलब कि उसके अंदर या प्लस, ठीक है, या माइनस, कोई ना कोई चार्ज तो उसके अंदर अवेलेबल होगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये चार्ज का मतलब क्या होता है, ये चार्ज का मतलब ये कि जब वो बॉडी मूव करेगी इधर विद प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स कि वो कोई ना कोई एनर्जी जो है वो एमिट करेगी,
ठीक है, एनर्जी जो है वो क्या करेगी बेटा, एमिट करेगी। अब जब ये एनर्जी एमिट होती हैं, इसी को ही हम लोग कहते हैं रेडिएशंस, ठीक है, इसी को ही हम लोग कहते हैं रेडिएशंस। बात समझ आई, बात समझ आई, घुमा फिरा के अच्छे से, ठीक है। तो रेडिएशंस होता क्या है, तो कुछ नहीं होता है। कभी कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है लाइक बाय चेंजिंग द डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी में चेंज होता है। जब वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको हम एक्सेलरेटेड बॉडी कहते हैं। जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेटेड करेगी तो उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, इधर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। वो चार्ज जो होता है वो कोई ना कोई एनर्जी को लिबरेट करता है, एमिट करता है, एंड दैट एमिटेड एनर्जी इज कंसिडर्ड एज द रेडिएशंस। क्लियर हुआ, डन, ठीक है। तो यहाँ से अपन को पता है कि रेडिएशंस क्या होते हैं। तो जैसे हम लोग, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो आपको रेडिएशंस क्या होते हैं भैया जी, वो तो समझ आ गया ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, आइए बात करते हैं हम लोग। देखो बेटा, अब यहाँ पर कोई भी, ठीक है, वेट, ओके, कोई भी बेटा जब पार्टिकल होता है, ठीक है, कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा बेटा, वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल जो है वो, जैसे मैंने कहा अभी अभी कि आपको वो रेडिएशंस एमिट करेगा, ठीक है। अभी रेडिएशंस में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि रेडिएशंस आर लाइक एनर्जी, ठीक है। तो ये रेडिएशंस जो होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। आज आप खुद सोचो, ठीक है, जब हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो हमारे घर का पंखा चलता है, लाइट चलती है, ठीक है। स्विच ऑन करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो रेडिएशन मतलब एनर्जी एमिट करते हैं। वो एनर्जी जो है वो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलती है। बहुत बेसिक चीज़ मैंने बताई, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी देता है, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी देता है, ओके। और इसी को मिला के हम लोग कहते हैं कि वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी देता है, मतलब कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों होते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे, ओके। तो अभी पूरी बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो आती कहाँ से हैं, ठीक है। अब इसका फाउंडेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेते हैं। सो बेसिकली 1964 में बेटा मैक्सवेल जी थे, ठीक है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इनका पूरा नाम था, ओके। सो मैक्सवेल जी ने बेसिकली बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली, फ्रीक्वेंसी का आगे बताऊंगी, फ्रीक्वेंसी आप अभी के लिए इतना समझो कि जो बहुत तेज ट्रैवल करती है, ठीक है। आप अभी जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ, इसका एग्जैक्ट मीनिंग जस्ट 5 मिनट में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। फाउंड दैट सम हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल्ड इन द स्पेस विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली क्या था ना कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चल रहा था कंक्लूजन कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, लाइक करंट, ठीक है। तो एसी करंट, डीसी करंट उस टाइम पे, तो जब एसी करंट की बात आई थी, ऑल्टरनेटिंग करंट्स, ठीक है, तो उस दौरान उन्होंने देखा कि कुछ जो रेडिएशंस हैं जो निकल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब कि वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और ये जो है वो किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, ये इस तरीके से वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। तो जब वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, इनकी जो स्पीड है ना बेटा, इनकी जो स्पीड है वो डिट्टो स्पीड ऑफ लाइट। अब आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो लाइट की है ना, क्योंकि लाइट की स्पीड के हिसाब से ही हम लोग मैच नहीं कर पाएगा, वो मैच कर लेगा लाइट की स्पीड तो सीधी सी बात है हम लोग टाइम ट्रैवल वाला जो मशीन वाला कॉन्सेप्ट है वो शायद क्लियरिटी हो जाए, तो चलो वो तो क्या अलग बात है, ओके। तो बेसिकली जो हमारी स्पीड है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो इस स्पीड में ट्रैवल कर रही है। और उसके बाद ठीक है, उन्होंने जब और ज़्यादा रिसर्च किया तो उनको पता चला कि ये वेव्स, ठीक है, जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड नजर आई। जनरली पहले क्या था ना, पहले यहाँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंज्यूम लाइक एमिट करते थे, यहाँ तो मैग्नेटिक, ये ऐसी थी जो दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों फील्ड्स को एमिट कर रही थी। इसके लिए ओके, इसके लिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नाम दिया गया बाय द मैक्सवेल। बात पकड़ में आई, अच्छे से क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलो सो नाउ अब इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि ऐसी तो क्या इनकी अनोखी बात है जो नॉर्मल वेव्स में नहीं था, ओके। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे अभी भी मैंने बताया कि वो
स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसका पहला कैरेक्टर। चलो दूसरे की बात कर रहे हैं हम लोग। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स। ये अभी जैसे मैंने बताया कि दोनों वेव्स एक साथ है उसके अंदर। अभी दोनों वेव्स एक साथ है पर दोनों वेव्स ट्रैवल कैसे करती हैं? सो याद करना, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसी हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब समझो कि ये जो है, ठीक है, ये जो है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो कैसा हुआ? एल शेप बन रहा है, एल शेप बन रहा है, एल शेप मतलब कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एल शेप बन रहा है मतलब परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक वेव इस तरीके से जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक वेव इस तरीके से जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव इस तरीके से, मैग्नेटिक वेव इस तरीके से। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक वेव जा रही है आएगी फिर मैग्नेटिक वेव जाएगी आएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दोनों साथ में ट्रैवल करती है। कैसे? ऐसे ऐसे करके वो दोनों साथ में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, यूँ करके। तो अभी कैसी है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। ओके, अब आपको ये थोड़ा सा मैंने चार्ट दिया हुआ है, ज़रा सा ध्यान देना है इस चार्ट पे क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, अब जैसे कि हमें पता है कि स्पेस में 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है। अब देखो, ये एक्स और ये जेड, ये एक्स और ये जेड, इस एक्सिस पर ट्रैवल कौन सी कर रही है? रेड कलर की वेव कर रही है, समझ के चलो। तो ये कौन सी कर रही है? ये देखो, ये कर रही है रेड कलर की वेव ट्रैवल। ठीक है, तो ये रेड कलर की वेव ट्रैवल कर रही है, इसको रेड कलर को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आप देखो ये नीचे वाई है, ठीक है, ये नीचे वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कौन सी वेव ट्रैवल कर रही है? यहाँ पे वेव ट्रैवल कर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए ये कैसी बन जा रही है आपस में? ये कैसी बन जा रही है आपस में? परपेंडिकुलर बन जा रही है। ठीक है, तो एक जो वेव है वो एक्स जेड प्लेन में ट्रैवल कर रही है और दूसरी जो है वो वाई जेड प्लेन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब इसके लिए इन दोनों में जेड प्लेन कॉमन है, तो उस हिसाब से वो वो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन के तौर पे लिया जाता है। लाइन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब कि सीधी लाइन। ठीक है, सीधी लाइन के फॉर्म में लिया गया है और इस तरीके से दोनों वेव्स आपस में कैसी हो जा रही है? परपेंडिकुलर हो जा रही है। क्लियर? अच्छे से समझ आया? ठीक है, तो ये इसका सेकंड फीचर हुआ। ओके, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, इनको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम मतलब क्या? देखो बेटा, बहुत सीधा सीधा मैं आपको मीनिंग बताऊँ तो जैसे हम लोग कहें कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए हवा चाहिए, एयर चाहिए। ठीक है, तब भी वो आवाज़ आप तक पहुंचेगी। आज अगर आपके घर के बाहर कोई समझो गाने बजा रहा है, ठीक है, तो आपके घर में वो आवाज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है? वो तो कितना दूर होगा। ठीक है, और आपका घर यहाँ पर, तो वो कहाँ से पता चल रहा है? क्योंकि वो हवा जो है ना, वो आवाज़ वहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करवा रही है। तो दैट मीन्स कि साउंड नीड्स एयर मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, फॉर ट्रैवलिंग। सिमिलर अगर मैं बात करती हूँ वाटर वेव्स, ठीक है, तो वाटर वेव्स कैसी होती है? पानी की वेव्स पानी के बगैर तो जनरेट ही नहीं हो पाएंगी, तो पानी उसका मीडियम हो गया। ठीक है, तो इसको मीडियम कहते हैं, मतलब जरिया। ठीक है, जिसके ज़रिए से वेव ट्रैवल कर सकती है, जिसकी मदद से वेव ट्रैवल कर सकती है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ही, ठीक है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं। देखो, अब आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए तो आपको ये थोड़े से भयंकर शब्द आएंगे, वरना नॉर्मली हम जब बचपन में सीखते थे तो पता है हमको बताया गया था कि सन रेज जो होती है वो स्पेस में से आती हैं। ठीक है, अब स्पेस में से जब सन रेज यहाँ पे आएंगी तो उसको कोई मीडियम चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक है, बट यहाँ के वेव्स अगर देखिए तो उनको मीडियम की ज़रूरत है। ओके, तो लाइट वेव इज़ कंसिडर्ड एज कि उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो वो लाइट क्या है? वो लाइट इज़ नथिंग बट 11th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद करना। ठीक है, वो सनलाइट अपन कह रहे थे ना, वो सनलाइट और कुछ नहीं है, बचपन का सनलाइट और आपकी जवानी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही चीज़ें मिला जुला के बात हम उसी की कर रहे हैं, सनलाइट की बात करें, बिकॉज इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही वेव निकलता है, ठीक है, एक ही रेडिएशन निकलता है, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं। तो अब इन सारे रेडिएशंस को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करें? तो याद करना, जितने भी EM, ओके, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उसको हम डिफर कर सकते हैं ओनली बाय द वेवलेंथ एंड बाय द फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्डा, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं न्यू। ठीक है, अब इसका मीनिंग आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में बताने वाली हूँ मैं। तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की मदद से इन सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिफर कर सकते हैं।
मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वाली पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो स्पेक्ट्रम कहाँ से बन रहा है, वही इसके लिए ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी आपको याद आने वाला है, काम आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ EM, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर डिफर्ड ओनली बाय द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लास हुआ, ओके। अब जैसे कि अपन एग्जांपल दें कि तुम्हारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हर एक बच्चा सेम तो नहीं हो सकता, ठीक है, सबकी यूनिफॉर्म सेम है, ओके, सब एंटर सेम कर रहे हैं, ओके, क्लास का एंट्री सेम है, एग्जिट सेम है, समझ रहे हो, ठीक है, यूनिफॉर्म सब बच्चों की सेम है, तो दिखने में तो सब सेम लग रहे हैं, ये सारी की सारी रेडिएशन दिखने में सेम लगेगी, पर क्या हर बच्चा सेम होता है क्या, ठीक है, ना हर बच्चा टॉप करेगा, ठीक है, ना हर बच्चा फेल होगा, ना हर बच्चा एवरेज होगा, ठीक है। मतलब कि क्लास में आपको होता है ना कि कुछ बच्चे टॉप करते हैं, ठीक है, बहुत होशियार है, कुछ बच्चे मस्ती वाले हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से डरपोक जैसे होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो एवरेज होते हैं, मतलब कि अगर हम लोग चाहें तो हम उन बच्चों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ओके। अब आप ये समझो कि मुझे आपके 100 बच्चों को अलग अलग करना है और मैं करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। तो 80 to 90% वाले अलग हो गए, ठीक है, 60 to 80 वाले अलग हो गए, ओके, लाइक 40-50 के बीच वाले अलग हो गए, तो मैंने 3 सेगमेंट बच्चों को डिफर कर लिया। तो ये मैंने किस बेसिस पे किया, आपकी रिजल्ट के बेसिस पे। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सारे सेम दिखते हैं बट होते नहीं हैं, तो उनको हम लोग डिफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ओके, क्लियर ना। यही, ठीक है, यही सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अलग अलग जो होते हैं जब एक साथ मिल जाते हैं तो आपको क्या देंगे, स्पेक्ट्रम देंगे ना। यू नो स्पेक्ट्रम का हमने 10th स्टैंडर्ड देखा था, स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कलर्स, ठीक है, जो हम विबग्योर कहते थे। बट खैर अभी यहाँ पर विबग्योर तक सीमित नहीं है, इसमें अलग अलग आएंगे, वो आगे हम देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज़ अ ड्यूअल नेचर, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, ड्यूअल, ढोगलापन, ओके। अश्नीर ग्रोवर ना, वो शार्क टैंक वाले, वो ना, वो सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ कर, ढोगलापन, ठीक है। तो ये बस इसका बिहेवियर भी ऐसा ही है कि इसका ढोगलापन ये है कि कई बार ये वेव की तरह बिहेव करता है, कई बार ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो, वेव सिंपल अपन कहते हैं कि इस तरीके से ऊपर नीचे ट्रैवल करता है, इसको हम कहते हैं वेव, ठीक है। अब पार्टिकल का मतलब ये है कि ये छोटे छोटे बंडल्स में ट्रैवल करता है, ठीक है, जैसे कि ये हो गया, फिर ऐसा हो गया, ठीक है, फिर ऐसे हो गया, ऐसे करके छोटे छोटे फोटोन्स में, बंडल्स में ट्रैवल करता है। आप देख रहे हो मैं बीच में गैप छोड़ती जा रही हूँ, ठीक है, ये गैप छोड़ रही हूँ, और जबकि ऊपर मैंने जो ब्लू वाली लाइन बनी हुई इसकी कंटिन्यूस थी, है। तो इस तरीके से इसका नेचर होता है, या तो वेविक फॉर्म में होता है या तो पार्टिकल फॉर्म में होता है, ओके। टोटल टाइप्स कितने हैं, हालांकि बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे अपन मैंने थोड़े बहुत लिख दिए यहाँ पे। एक्सरे, अब आपको जब चोट वोट लगती है कि वह बचपन में लगी भी होगी, ठीक है, तो एक्सरे मशीन्स जो है वो आपकी पूरा वो जो बोन है उसका पूरा स्ट्रक्चर बता देते हैं, कहाँ से ब्रेक हुआ है ना, ऑल दैट, ठीक है। तो एक्सरे, ये जो एक्स, ओके, जो रेज आ रही हैं उसका नाम एक्स है, ठीक है, वो एक्स रेज जो है वो यूज़ की जा रही हैं। यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, बहुत पता है हम लोगों को, सोनोग्राफी वगैरह, किडनी का जांच करना, ये उन सब में बहुत यूज़ किया जाता है। विजिबल रेस तो सिंपल, ठीक है, ये वही रेज हैं जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, ओके। तो बेसिकली विजिबल रेज जो होता है वो जो भी हमारे आसपास चीज़ें हम देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द विजिबल रेस, ठीक है। और इसी विजिबल रेस में हमको विबग्योर मिलता है, दैट इज रेनबो वाला फॉर्मेशन, ओके। फिर आते हैं रेडियो वेव्स। अब रेडियो के सॉरी, ठीक है, रेडियो तो आप सुनते ही होंगे, एफएम्स आप सुनते ही हैं, तो जो भी एफएम्स आते हैं, ठीक है, उसमें जो सिग्नल पकड़ने वाली बात होती है, अपन कहते हैं सिग्नल पकड़ना, तो जब वो सिग्नल पकड़ती हैं, ठीक है, और आपको गाने सुनाई देते हैं, तो ये क्या है, रेडियो वेव्स। अच्छा, जैसे IPL का मैच अभी भी हुआ, ठीक है, तो आप लोग उसको लाइव देखते हो, तो आप सोचो वो एक स्टेट के किसी एक स्टेडियम में हो रहा है और पूरे देश में, ठीक है, वो लाइव जो है वो दिखाया जा रहा है, और कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे बॉल उसने फेंक दिया और आपको 10 मिनट बाद बता जाए यहाँ पे बॉल फेंका गया, ठीक है, ऑन द स्पॉट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो ये जो वेव्स आती है वो क्या है, दैट आर द रेडियो वेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव्स, जो आप माइक्रोवेव घर पे हमारे होता है, उसमें जो खाना गर्म हो जाता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है, सिंपल हीट। अच्छा, एक हीट में इतना काम, तो एक काम कर लो भाई, तो एक बक्से में अपन अगर हम बल्ब लगा दें,
ठीक है। तो वो जो येलो वाला बल्ब होता है तो खाना तो उससे पक जाना चाहिए, उसमें तो नहीं पकता बल्ब खाना, ठीक है। तो मतलब कि माइक्रोवेव में ऐसे तो कुछ रेडिएशन निकल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से खाना जो है वो गर्म हो जाता है, केक जो है वो बेक हो जाता है, ठीक है, ये सब होता है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोवेव। तो ऐसे कुछ और टाइप्स हमारे पास हैं। तो ये सारी की सारी जो वेव्स हैं, ठीक है, दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब ये सारी वेव्स वैक्यूम में होती हैं, ठीक है, तब वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, इसके लिए वो सारी की सारी कैसी होती है, एक साथ होती है, ठीक है, बिल्कुल एक साथ। बट उसके बाद वो धीरे धीरे डिफर होना शुरू हो जाती हैं। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं इसके और पॉइंट्स। नाउ अभी हमने देखे थे फीचर्स, अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्या खासियत है इन वेव्स में। तो देखो बेसिकली वेव होता क्या है, वेव कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। हम स्पेस में जब कोई डिस्टर्बेंस होता है, देखो सिंपल सी बात बताऊँ, आपने बचपन में किया होगा, आप कहीं पे कोई तालाब नदी यहाँ पे आप जब जाते हो, ठीक है, आपने बच्चों को देखा होगा, आपने भी किया होगा, हम पत्थर उठा के यूँ फेंकते हैं, ठीक है, तो फेंकते तो क्या हो जाता है, वो पानी के अंदर यूँ लहरें, मतलब वो राउंड 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 कलर के वेव जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। पहले पानी बिल्कुल स्थिर था, पर जैसे हमने पत्थर डाला तो उसके अंदर फॉर्मेशन आ गया। घर पे कटोरी ले लेना पानी की, ओके, और उसके अंदर समझो छोटा सा कोई रबर वगैरह वो डालना, ठीक है, तो उसके अंदर वेव्स बनेंगे, मतलब हमने डिस्टर्ब किया। तो जहाँ पर भी डिस्टर्बेंस होता है वहाँ पे वेव फॉर्मेशन होता है। बात पकड़ में आ गई, जहाँ पर भी डिस्टर्बेंस होता है वहाँ पर वेव फॉर्मेशन होता है। तो अ वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, ओके, इन द स्पेस, एंड वो जो फिर वेव मोशन करता है, ओके, वो कैसा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब कि एक फिक्स टाइम के हिसाब से उसका जो कर्वेचर है वो बनता है, और उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी होती है। बात समझ में आई, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी होती है। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूं, चलो आइए वेव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो जैसे कि जनरली हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये, ठीक है। अब स्पेस है तो बट ऑब्वियसली एक्स वाई जेड वाला तो एक्सिस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ से यूँ वेव बनी, ठीक है, ओके। अब ये वेव्स में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बेहद ध्यान, जिस पॉइंट से वेव जनरेट होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, डिस्टर्बेंस हुआ और वेव जो है वो जनरेट हो गई, तो इट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। जब वेव चलती है तो उस दौरान वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, क्या कवर करेगी बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड की तरफ कवर करेगी, तो समझो कि ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके लिए कैसा एम्पलीट्यूड है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि जैसे वेव है, ठीक है, ये वेव है, ये वेव धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है, और एक पर्टिकुलर हाइट पे, वो एक मैक्सिमम हाइट पे वो पॉइंट कवर करेगी, ठीक है। अब इससे आगे नहीं जा सकती है, फिर वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कहाँ तक आएगी, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस वाला जो है लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, मतलब कि एक स्टैंडर्ड लाइन हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, ओके, यहाँ पे आएगी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ जो है वो डिक्रीज हो के फिर से वो कर्व बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज़ अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, दैट इज़ अ मिनिमम वैल्यू, नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे भी इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए एम्पलीट्यूड, बट ये एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम वैल्यू कवर कर रही है, ओके, इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, ओके, that means the moment of the energy or moment of the radiation, okay, which attains the maximum displacement considered as the crest, which we can say the maximum, यहाँ the positive amplitude, और नीचे का जो गहराई है, डेप्थ, ठीक है, वो कैसी होती है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉफ, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉफ्स। इसका पॉइंट क्लियर हो गया। तो क्रेस्ट और ट्रॉफ दो चीज़ें आ रही हैं, जहाँ से जनरेट हो रही है वेव उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाएगी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में, और नीचे मिनिमम, ठीक है, आएगा, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ लाइक नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ओके। सो ये कंटिन्यूस तरीके से ऊपर से नीचे चलती जाती है, ओके, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ वेव फॉर्मेशन, ठीक है। हम क्या बोलते हैं इसको, वेव। वेव हमेशा कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है।
ओके, क्लियर हुआ? तो ये कैरेक्टर समझ में आ गया इसका। ओके, अब हम लोग कुछ पैरामीटर्स की बात करते हैं जिस पे हम लोग इन वेव्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला आता है वेव लेंथ। ओके, अब अगेन मैं पहले वेव ड्रॉ कर लूँ यहाँ पर। ओके, चलिए। सो जैसे कि मैंने कहा था कि ये ऊपर वाले जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, उसको माउंटेन्स कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले जो माउंटेन्स होते हैं उसको हम क्रेस्ट कह रहे हैं, और नीचे वालों को हम लोग दीज आर नॉट माउंटेन्स, दे आर वैलीज। ओके, ये जो नीचे वाली होती हैं वो वैलीज होती है, उसको हम ट्रॉफ्स कहते हैं। नाउ वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉफ्स। ठीक है, अब देखो, ये एक क्रेस्ट हुआ, ये दूसरा क्रेस्ट हुआ। ठीक है, ये क्रेस्ट से ये क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं बाय द लैम्डा। किसे डिनोट करते हैं हम लोग? लैम्डा से। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? लैम्डा। बी साइलेंट होता है लैम्डा। ठीक, लैम्डा होता है, इट्स अ ग्रीक लेटर। ओके, तो ये लैम्डा इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या तो फिर टू कंसेक्यूटिव ट्रॉफ्स। ठीक है, इसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। इतना पॉइंट समझ में आया? ठीक है, कि वेवलेंथ होता गया। देखो सिंपल, वेव लेंथ, वेव का लेंथ। ठीक है, वेव का लेंथ दैट इज वेवलेंथ। तो वेव कौन सा? तो या तो दो क्रस्ट ले लो या तो दो ट्रॉफ्स ले लो। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब जनरली बेटा इसके जो एसआई यूनिट्स होते हैं, मतलब कि जिसको हम इसमें मेजर करते हैं, वो जनरली होता है एंगस्ट्रॉम। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, यहाँ तो होता है नैनोमीटर्स। ठीक है, एनएम, या तो मीटर, सिंपल। ठीक है, तो इसके ये 3 होते हैं। इनके मैं वो कन्वर्जन बताती जाऊँ, ऐसे नोट्स जो है वो बनाते जाना तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो लाइक 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, विच इज नथिंग बट 10 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये कन्वर्जन्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं, जो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, डन। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब इस तरह के पिकोमीटर वगैरह भी आते हैं, बट ठीक है, वो अपने पिछले चैप्टर्स में कर लिए होंगे। तो वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और द क्रेस्ट। डन। चलो, पहला कैरेक्टर क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टर की तरफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब देखो डेफिनेशन क्या है बेटा इसका? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट इन 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में कितनी वेव्स ट्रैवल करती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखो बेटा, जैसे कि मैं दोबारा से वेव बना दूं, ये मैंने एक वेव बना रही हूँ, मैं दूसरी बना रही हूँ। ठीक है, अब 1 सेकंड में इस तरीके से ट्रैवल हो रही हैं, और 1 सेकंड में ऐसे भी ट्रैवल हो रही हैं। ठीक है, अब देखो, ये मैं कह रही हूँ कि इतना जो है वो 1 सेकंड में ट्रैवल हुआ है, और यहाँ पर भी मैं कह रही हूँ कि इतना जो है वो 1 सेकंड में ट्रैवल हो रहा है। अब आप समझ रहे हो कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स ट्रैवल हो रही हैं फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं हम लोग इसको? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा वेव्स बनेगी उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब ये वाला पॉइंट मेरा याद आ गया, मैंने क्या बोला? जितनी ज़्यादा वेव्स बनेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अब आ जाओ वाले पॉइंट पे, कहाँ गया? हाँ, देखो मैंने क्या बोला? डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस आर डिफर्ड ओनली बाय द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। आ गया फ्रीक्वेंसी वर्ड, बात समझ में आई? ठीक है, तो कुछ वेव्स ऐसी होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बहुत कम होगी, कुछ वेव होगी जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो वेव्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे मैंने एक्सरे बताया, रेडियो वेव बताया, माइक्रोवेव बताया, तो है तो सारी वेव्स। तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट these waves? So we can differentiate these waves with the on the basis of the frequency. इसके बेसिस पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बात समझ में आई? आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से हम लोग आगे वेव्स को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का समझ में आ गया। चलो, अब फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, एक बार वो सब चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं बाय
लाइक इस तरीके से साइन, इसको हम क्या कहते हैं न्यू, KNE न्यू या NEW न्यू वाला नहीं, न्यू NU वाला न्यू, अगेन इट्स अ ग्रीक वर्ड। सो ये हो गया हमारा ग्रीक लेटर न्यू। ओके, इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है हर्ट्स। अभी आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी किया, 10th में नहीं 9th में किया था आप लोगों ने ये, ठीक है। तो दैट इज द हर्ट्स, डन। ओके, अब द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, वो तो क्लियर हो गया। अब मैम आप हमें बताओ कि हम लोग वेव्स को काउंट कैसे करेंगे, लाइक कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो देखो बेटा ध्यान देना, ठीक है, ये हुआ डिस्टर्बेंस पॉइंट, ये हुआ क्रेस्ट और ये हुआ ट्रफ, ठीक है। ये होता है वन कंप्लीट वेव, ठीक है, ये होता है वन कंप्लीट वेव जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ्स को मिलाकर एक साइकिल बनती है, ठीक है, एक साइकिल बनती है। और ये एक साइकिल के हिसाब से हम लोग फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 1 हर्ट्ज इज नथिंग बट 1 साइकिल पर सेकंड, 1 साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी साइकिल घूम रही है उसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। बात आई समझ में, क्लियर। अब साइकिल का मतलब क्या हुआ, क्लियर हो गया ना, ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ्स को मिलाकर, ठीक है। तो अगर ये मैं कहूँ तो ये हो गई मेरी 1 साइकिल, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ जब आ जाते हैं, मिल जाते हैं, उसको हम लोग 1 साइकिल कहते हैं। अब ये एक साइकिल एक सेकंड में कितनी बार बनती है, दैट इज कंसिडर्ड एज द फ्रीक्वेंसी। डन, क्लियर हो गया। ओके, इसका हर्ट्स आ गया। अब जनरल इनके SI यूनिट्स में हम लोग कुछ और चीज़ें भी यूज़ कर लेते हैं। एक आता है 1 किलो हर्ट्स, दैट इज नथिंग बट 10⁻³ हर्ट्स, और एक आता है 1 मेगा हर्ट्स, दैट इज नथिंग बट 10⁻6 हर्ट्स, 6 हर्ट्स, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, डन। सो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी क्या होता है भैया, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट, देखो नॉर्मल अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो हमने देखा था वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 सेकंड, क्या दिया हुआ है, 1 सेकंड। सो एक सेकंड में वेव ने, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम लोग कहेंगे। जैसे ये वेव बनी हमारी, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इसके बेसिस पे हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम हम ले रहे हैं 1 सेकंड, ये क्लियर है। तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी है, क्लियर। चलो अब हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी का जो यूनिट है, ठीक है, सॉरी डिनोशंस, इसको हम डिनोट कहाँ से करते हैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय द स्मॉल c। कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल c से। और वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज नथिंग बट द वेवलेंथ, ठीक है, क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ अपॉन टाइम। इतना क्लियर हुआ। सो वेलोसिटी मतलब c इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम t, ओके। ये टाइम कौन सा है, ये टाइम है टाइम पीरियड, ठीक है, क्या है, टाइम पीरियड, मतलब कि एक सेकंड में कितना वेव बनता है, दैट इज द, ठीक है, दैट इज द टाइम पीरियड, ओके। सॉरी, एक वेव बनने में, ठीक है, कितना टाइम लगता है, दैट इज द टाइम पीरियड। मैं सॉरी, यहाँ फिर से बोल रही हूँ मैं, ध्यान दो। एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक वेव बनने में कितना समय लगेगा, दैट इज द टाइम पीरियड। और वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर और टाइम पीरियड के ऊपर, ठीक है। आपको वेवलेंथ तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि एक वेव, ये एक, ठीक है, एक क्रस्ट बनने में या एक ट्रफ बनने में, दैट इज अ डिस्टेंस, कितना समय लग जाता है, लाइक टाइम पीरियड, उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी, ओके। अच्छा, अब एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि फ्रीक्वेंसी जो है ना, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बोल रही हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। मतलब अरे बेटा लॉजिक लगा दो ना। देखो अगर किसी वेव को बनने में काफ़ी समय लग जाता है तो बट से उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना, ओके। किसी एक वेव को बनने में बहुत समय लग जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर कोई एक वेव कम समय में, ठीक है, बन जाती है
तो बट ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड की कैसा है, प्रोपोर्शनल है, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू इज़ 1/t, तो मैं इसको लैम्डा इंटू 1/t लिख सकती हूँ, ठीक है, 1/t को न्यू लिख सकती हूँ। तो क्या हो गया, लैम्डा इंटू न्यू, मतलब कि वेलोसिटी इज़ नथिंग बट वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ओके, वेलोसिटी इज़ नथिंग बट वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये भी उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी इसका एक फॉर्मूला है। वो डिपेंड करेगा कि हमें क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब फिर से उस पॉइंट पे आ जाओ, ये रहा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि डिफरेंट ईएम रेडिएशंस जो हैं वो डिफर किए जाएंगे बाय द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। तो मैंने फ्रीक्वेंसी बता दिया क्या होता है, मैंने वेवलेंथ बता दिया क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दो पॉइंट्स पे हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए, तो वेलोसिटी क्लियर हो गया आपका, डन। अब बात करते हैं हम लोग वेव नंबर की। अब ये वेव नंबर अनोखी चीज़ है, ठीक है। वेव नंबर बेसिकली द नंबर ऑफ वेव्स कैन अकोमोडेट इन अ यूनिट लेंथ, ठीक है, यूजुअली 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं हम लोग कि भैया जी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, समझो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग 1 सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स बन रही है, दैट इज़ अ वेव नंबर, ओके। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स बन रही है, दैट इज़ अ वेव नंबर। तो हम लोग यूजुअली 1 सेंटीमीटर काउंट करते हैं इसके अंदर, ओके। वेव नंबर को हम डिनोट करेंगे, इसका जो सिंबल होता है बेसिकली, ओके, सो द सिंबल ऑफ वेव नंबर इज न्यू बार, ठीक है, न्यू के ऊपर बार लग जाता है, ये चीज़ रहता है, ओके। सो वेव नंबर इज नथिंग बट 1/λ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा हम किस में लेंगे, हमेशा सेंटीमीटर में लेंगे, किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। इसके लिए इसका SI यूनिट क्या हो जाता है, सेंटीमीटर इनवर्स, क्या हो जाता है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, ओके। नाउ थोड़ा बहुत रिलेशन देख लेते हैं हम लोग, ओके। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि वेव नंबर इज नथिंग बट 1/λ, ओके, एंड जस्ट नाउ पीछे की तरफ हमने क्या देखा, C इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, ओके, C इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, ओके। तो बेसिकली न्यू इज इक्वल्स टू C/λ, ओके। सो न्यू इज इक्वल्स टू C/λ को 1/λ लिख दें, ओके। 1/λ क्या है, न्यू बार, ओके। तो न्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 सेकंड, ओके। सो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वेलोसिटी इंटू वेव नंबर, वेलोसिटी इंटू वेव नंबर, ठीक है। तो ये भी बन गया हमारा, डन। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर माइनस इनवर्स या तो फिर मीटर माइनस इनवर्स से कर सकते हैं, ठीक है। दो आते हैं इसके, सेंटीमीटर इनवर्स या तो फिर मीटर इनवर्स, डिपेंड करता है। तो दैट इज़ अ वेव नंबर। सो आई होप यू आर क्लियर वेव नंबर के बारे में, लाइक, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स बनती है उसको हम कहेंगे वेव नंबर। चलिए, ना लास्ट पॉइंट, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव्स, दैट इज एम्पलीट्यूड। अब मैंने आपको बेसिकली ये चीज़ आगे बता भी दी थी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना कवर होता है वेव में, उसको हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड, ओके। सो द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द ट्रॉफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द ट्रॉफ, ठीक है, गहराई नीचे की तरफ मतलब गहराई ऊपर की तरफ मतलब हाइट, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रॉफ फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, ये क्या है, दिस इज द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन की इंटेंसिटी, कितना ब्राइटनेस है ना, ये कलर्स आते हैं तो कितनी ब्राइट कलर है, कितना चमक रहा है, वो जो है वो हमें एम्पलीट्यूड से पता चलता है। इतना क्लियर हुआ बच्चा, ओके। अच्छा, इसको हम लोग, इसका सिंबल क्या है एम्पलीट्यूड का, ओके, सिंबल ऑफ एम्पलीट्यूड इज ए, सिंपल ए, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको कैपिटल ए भी दिखाई देता है, तो आप अपनी बुक के साथ देख लेना, जनरली स्मॉल ए लिया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट द स्मॉल ए। आई होप इट इज़ क्लियर, डन, ओके। हाइट की बात कर रहे हैं या डेप्थ की बात कर रहे हैं, इसके लिए एम्पलीट्यूड का SI यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड
इज सिंपल मीटर। डन, ठीक है बच्चा, यहाँ पे क्लियर हो गया। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, ठीक है, इनके फीचर्स क्या है और इनके कैरेक्टर्स, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो बहुत सारे रेडिएशन से मिलकर बनता है, एक्सरे, गामा रे, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, बहुत सारे आते हैं, तो कॉस्मो रेज। तो इतनी सारी रेज को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करेंगे, उसके लिए हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने थे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखा, ठीक है, वो कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखा इन द फॉर्म ऑफ द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ठीक है। इन सबको मिला जुला के हम लोग इन रेडिएशंस को सेपरेट कर सकते हैं, इन सबको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा सारे पॉइंट्स। आई ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर, कंसाइज एंड शॉर्ट वीडियो। तो ये देख लीजिएगा, बताइएगा मुझे कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अब हम लोग कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो मैं छोटी टॉपिक्स बनाती जाऊँगी और आपको अच्छे से गाइड करती जाऊँगी। सो चलो, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडी, बाय बाय।